Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is India's first multi-modal logistic park. इंडिया का जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है इसके बारे में हम जानेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैड बीन अवॉर्डेड द प्रोजेक्ट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन चेन्नई तमिलनाडु। तो किसको ये मिला है, कौन बनाने जा रहा है इस प्रोजेक्ट को और कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रिल उसको अवार्ड किया गया है कि वो बनाएगा इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को चेन्नई तमिलनाडु पे। Multi-modal logistic park is officially defined as a freight handling facility with a minimum area of 100 acre with various mode of transport access, mechanized warehouse, specialized storage solution such as cold storage facility for mechanized material handling and intermodal transfer container terminal, road, railway and inland waterway. जो आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होता है इसको ऑफिशियली डिफाइन किया गया है कि ये एक फ्राइट हैंडलिंग फैसिलिटी है जिसका मिनिमम एरिया 100 एकर्स का होना चाहिए। वहां पे बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक्सेस होना चाहिए, मैकेनाइज वेयरहाउस होना चाहिए, स्पेशलाइज स्टोरेज सॉल्यूशन जैसे कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर मैकेनाइज मटेरियल हैंडलिंग और इंटर मॉडल ट्रांसफर कंटेनर टर्मिनल, रोड, रेलवे और इनलेट वाटरवेज के लिए होने चाहिए। इंपॉर्टेंस इसका क्या हो जाता है? Multi-modal logistic park at Chennai, which is strategically located 52 km from Chennai Port, 80 km from Ennore Port, and 87 km Kattupalli Airport, will be a focal point of logistics in the southern region. ये जो आपका होगा चेन्नई पे, ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है 52 किलोमीटर दूर चेन्नई पोर्ट से, 80 किलोमीटर एनोर पोर्ट से और 87 किलोमीटर कटुपल्ली एयरपोर्ट से। ये फोकल पॉइंट हो जाएगा लॉजिस्टिक के लिए साउथर्न रीजन में। इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत और प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति के ये जो है कम करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट को 10% तक जीडीपी के, करंट 14% है, ताकि एक्सपोर्ट को कम्पिटिटिव बनाया जा सके और सप्लाई चेन को और ज्यादा एफिशिएंट किया जा सके। इसका बेनिफिट ये होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जूनोटिक डिजीज। हम जानेंगे जूनोटिक डिजीज के बारे में। इंडिया शेयर वन ऑफ द हाईएस्ट जूनोटिक डिजीज बॉर्डर अलोंग विद इथियोपिया, नाइजीरिया, टंजानिया एज पर द इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अनुसार इंडिया जो है वो शेयर करता है वन ऑफ द हाईएस्ट जूनोटिक डिजीज बॉर्डर में से एक इथियोपिया, नाइजीरिया और टंजानिया जैसे कंट्री के साथ। Pigs and poultry have become mixing vessel for virus from human, livestock and wildlife, and farmed animals simply act as a bridging host carrying the infection from wildlife to human. जो पिग्स या पोल्ट्री होता है वो मिक्सिंग वेसल है वायरस के लिए ह्यूमन से। लाइफ स्टॉक और वाइल्ड लाइफ और फार्म एनिमल जो है वो सिंपली एक्ट करते हैं एक ब्रिजिंग हॉर्स के तौर पे। ये कैरी करते हैं इन्फेक्शन को वाइल्ड लाइफ से ह्यूमन तक के लिए। A UN report released just month after COVID-19 exploded into the world showed that in the last 120 years, 9 epidemics among livestock have spilled over to the people. 6 of them have emerged since the 1990s. और ये एक UN का रिपोर्ट है जिसको रिलीज किया गया था कुछ मंथ पहले ही, COVID-19 जब एक्सप्लोड हुआ था उसके बाद। उसमें बताया गया कि लास्ट 170 ईयर्स पे 9 एपिडेमिक जो था वो लाइफ स्टॉक के कारण हुआ है पीपल्स को। इसमें से 6 जो है वो 1990 के बाद ही 6 हुआ है। In India, out of the 13 livestock disease being monitored, 4 are zoonotic. India has recently been ravaged by lumpy skin disease, not zoonotic. और इंडिया में जो 13 लाइफ स्टॉक डिजीज जिसको की मॉनिटर किया जा रहा है उसमें से 4 जो है वो आपका जूनोटिक है। इंडिया ने अभी हाल ही में फेस किया है लंपी स्किन डिजीज जो कि जूनोटिक डिजीज नहीं है। Zoonotic disease are those which pass from an animal or insect to human, example anthrax, rabies, etc. Zoonotic disease वैसा डिजीज होता है जो कि पास होता है एनिमल से ह्यूमन को, तो जैसे कि आपका एंथ्रैक्स हो गया, रेबीज हो गया, एक्सेट्रा। ये आप देख सकते हैं जो हैजार्डस इंटरफेस है, तो ये लाइव एनिमल मार्केट हो गया जैसे कि सार्क, कोविड-19, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये सब हो सकता है इमर्जिंग जूनोटिक डिजीज। इंटेंसिव वाइल्ड लाइफ फार्मिंग से कोविड-19, रेबीज, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये आपका वाइल्ड लाइफ हैंडलिंग से HIV, इबोला हो गया। डोमेस्टिक एनिमल से हेंड्रा, निपा, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये सारे डिजीज हो गए। ये सारे जो है आपका इमर्जिंग जूनोटिक डिजीज है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉफ्टिड मिशन। तो हम जानेंगे लॉफ्टिड मिशन के बारे में कि ये है क्या, किस कंट्री का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नासा कंप्लीटेड द टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट लो अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट टेस्ट ऑफ एन इन्फ्लेटेबल डिसिलरेटर लॉफ्टिड मिशन। नासा ने कंप्लीट कर लिया है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन को इसके लो अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट टेस्ट इन्फ्लेटेबल डिटेक्टर के लिए, जिसको लॉफ्टिड मिशन कहा गया है। The cone shaped structure will have an inflatable structure that is capable of holding its shape against drag forces. It will also have a protective flexible thermal protection system that will protect it from the heat generated during re-entry. और ये जो cone shape structure है उसमें inflatable structure होने के कारण ये capable होगा होल्ड करने
को, इसके शेप को ड्रैग फोर्सेस के अगेंस्ट। ये जो है इसमें प्रोटेक्टिव फ्लेक्सिबल थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम भी होगा जो कि प्रोटेक्ट करेगा इसको, जो हीट जनरेट होता है री एंट्री के दौरान उससे इसको प्रोटेक्ट करेगा। When a spacecraft or anything else enter a planet atmosphere, drag act upon the body and slow it down, converting kinetic energy into heat. जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट या कोई भी चीज इंटर करता है प्लेनेट के एटमॉस्फेयर पे, तो जो ड्रैग उस पर काम करता है बॉडी के ऊपर, स्लो करता है इसको और कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी को हीट पे। यूजेस इसका क्या होगा लॉकहीड मिशन का? ब्रिंग मैसिव ऑब्जेक्ट बैक फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट लाइक आइटम फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये मदद करेगा मैसिव ऑब्जेक्ट को वापस से अर्थ के ऑर्बिट में लाने में, जैसे कि जो आइटम्स है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। यूज फॉर ब्रिंगिंग बैक रॉकेट एसेट आफ्टर दे आर लॉन्च। ये मदद करेगा वापस से लाने में रॉकेट एसेट्स को लॉन्च के बाद। हेल्प लैंड ह्यूमन ऑन मार्स, मदद करेगा इंसान को मार्स पर लैंड कराने में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 10 इयर्स ऑफ पॉक्सको एक्ट। तो हम जानेंगे जो 10 साल हो गया पॉक्सको एक्ट के बारे में, क्या इश्यू है, क्या हाईलाइट है, सब कुछ समझेंगे डिटेल में। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी लॉन्च अ रिपोर्ट अ डिकेड ऑफ पॉक्सो डेवलपमेंट चैलेंज एंड इनसाइट फ्रॉम जुडिशियल डाटा। तो जो विधि सेंटर है लीगल पॉलिसी के लिए, उसने लॉन्च किया एक रिपोर्ट को। किसने लॉन्च किया इस रिपोर्ट को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने लॉन्च किया है। रिपोर्ट का नाम क्या है? अ डिकेड ऑफ पॉक्सो डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड इनसाइट फ्रॉम जुडिशियल डाटा। इसमें क्या इश्यू है पहले हम उसको समझते हैं। As per 2020 NCRB data, over 90% of the perpetrator are people known to victim. जो 2020 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है उसके अनुसार 90% जो परपिट्रेटर है पीपल उनके, वो विक्टिम के, वो जानने पहचानने वाले ही है। हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस, जो पेंडेंसी है केसेस का बहुत ज्यादा है। लो कन्विक्शन रेट ओनली अराउंड 14%, जो सजा का रेट है कन्विक्शन का वो बहुत ही कम है, सिर्फ 14% है। इश्यू ऑफ हायर एज ऑफ कॉन्सेंट देयर बाय माइनर गेटिंग कन्विक्टेड फॉर इवन कॉन्सेंसुअल एक्ट। और जो इश्यू है हायर एज ऑफ कॉन्सेंट का, इसके कारण माइनर जो है वो भी कन्विक्टेड हो जाता है कॉन्सेंसुअल एक्ट के बाद भी। अदर हाईलाइट क्या है? तमिलनाडु स्टैंड अहेड ऑफ अदर स्टेट इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग केसेस एंड कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज। तो तमिलनाडु है वो आगे है अदर स्टेट के कंपैरिजन पर, जहां पे रिपोर्टिंग केस सबसे अधिक है और कन्विक्शन जो एक्यूज का वो भी वहां पे सबसे ज्यादा देखा गया है। नीड फॉर आफ्टर स्कूल केयर, चिल्ड्रन whose parents work are usually left on their own after school and this heightened vulnerability। चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स वर्क करते हैं वो यूजुअली क्या होता है, स्कूल के बाद घर पे अकेले रह जाते हैं, इसके कारण उनका जो वल्नरेबिलिटी है ये बढ़ जाता है। पॉक्सको एक्ट 2012 was passed to protect children from sexual abuse, assault, harassment और pornography। जो पॉक्सको एक्ट था 2012 का, इसको पास किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्ड्रन को सेक्सुअल एब्यूज, असॉल्ट, हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी से। मेन फीचर्स इसका क्या है? Establish a special court to try sexual offences involving children in a child friendly manner। इस्टेब्लिश करता है स्पेशल कोर्ट को जहां पे ट्राई किया जा सके सेक्सुअल ऑफेंसेस को जो इन्वॉल्व करता हो चिल्ड्रन को एक चाइल्ड फ्रेंडली मैनर पे। जेंडर न्यूट्रल लॉ, ये जो है जेंडर न्यूट्रल लॉ है। इफेक्टिव रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, ये इफेक्टिव रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन पे मदद करता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड इट स्टेट मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। और जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है एनसीपीसीआर, और जो इसके स्टेट है वो मॉनिटर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन को लॉ का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा महाराष्ट्र टॉप द राइज इन पेंडिंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट लॉ मेकर। जो महाराष्ट्र है वो टॉप कर रहा है, जो पेंडिंग केसेस है लॉ मेकर के खिलाफ वो उसमें बहुत बढ़ोतरी देखी गई है। तो कौन सा स्टेट इसमें टॉप है? डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया गया तो आपको पता चल गया महाराष्ट्र है। इसके बारे में हम समझते हैं। रिपोर्ट फ्रॉम हाई कोर्ट ऑन पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट सिटिंग एंड फॉर्मर एमपी एंड एमएलए showed a 21% increase in 3 years from 4,122 in December 2018 to 4,984 in December 2021। जो रिपोर्ट है हाईकोर्ट के ऊपर पेंडेंसी को लेकर क्रिमिनल केसेस का सिटिंग या फॉर्मर एमपी या एमएलए के खिलाफ, उसमें 21% इंक्रीज देखा गया है 3 साल के दौरान। ये 4,122 था दिसंबर 2018 पे, जबकि 2021 के दिसंबर में ये बढ़ के 4,984 हो गया। महाराष्ट्र रजिस्टर द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट सिटिंग एंड फॉर्मर लॉ मेकर, और महाराष्ट्र में रजिस्टर किया गया है हाईएस्ट नंबर केसेस का सिटिंग या फॉर्मर लॉ मेकर के खिलाफ। Although the Constitution does not give any criteria as to what disqualifies a person from contesting election for the Parliament, Section 8 of the Representation of People Act 1951 disqualify a person convicted with a sentence of 2 or more years from contesting election. However, those whose conviction is pending continue to contest election। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं बताता है कि क्या डिस्क्वालीफाई करेगा पर्सन को कॉन्टेस्ट करने से इलेक्शन को पार्लियामेंट पे, लेकिन जो सेक्शन 8 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, ये डिस्क्वालीफाई करता है पर्सन को अगर किसी को सेंटेंस हो जाता है 2 इयर्स व उससे अधिक का, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता है। लेकिन अगर किसी का कॉन्विक्शन पेंडिंग है तो वो कंटिन्यू इलेक्शन लड़ सकते हैं जब तक वो सजा ना हो तब तक के लिए।
मेजर रिफॉर्म क्या किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको देखते हुए इट डायरेक्टेड द कंप्लीशन ऑफ ट्रायल इन्वॉल्विंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विद इन अ ईयर। उन्होंने डायरेक्ट किया है कि कंप्लीट होना चाहिए जो ट्रायल है जो कि इन्वॉल्व करे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को साल भर के अंदर ही। स्पेशल कोर्ट टू ट्राई केसेस अगेंस्ट पॉलिटिशियन, स्पेशल कोर्ट होना चाहिए जो कि ट्राई करेगा केसेस को पॉलिटिशियन के खिलाफ। Political party are to publish the detail of criminal cases pending against the candidate on their website, social media and newspaper within 48 hours of the selection of the candidate। और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको पब्लिश करना होगा जो डिटेल है क्रिमिनल केसेस का जो कि पेंडिंग है कैंडिडेट के खिलाफ उनके वेबसाइट, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर पे 48 आवर्स के अंदर सिलेक्शन होने के कैंडिडेट के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो स्पेशल असिस्टेंट की बात कही गई है स्टेट के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, इसको हम समझेंगे। तो केरला गवर्नमेंट को सेंट्रल असिस्टेंट मिला है स्कीम के माध्यम से ताकि वो पे कर सके कैपिटल इन्वेस्टमेंट को और पेमेंट कर सके एरियार्स के लिए। तो ये जो स्कीम है इसके बारे में हम जान लें। Launched for 2022-23 under the Ministry of Finance, the scheme provides state government financial assistance in form of 50 years of interest-free loan for capital investment in new and ongoing projects, except for project of less than 5 crore, 2 crore for Northeast and repair maintenance work। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है 2022-23 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंट 50 इयर्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट ताकि वो कर सके न्यू या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन ये एक्सेप्शन है इसमें जो प्रोजेक्ट जो कि लेस देन 5 करोड़ होगा उसके लिए ही दिया जाएगा। 2 करोड़ है नॉर्थ ईस्ट के लिए या रिपेयर या मेंटेनेंस वर्क के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि जो ओरिजिनल नेम है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम का जैसे कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान उसी को फॉलो करना होगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या ये भी पता होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर हो गया जिससे कैपिटल जनरेट होगा जैसे कि परचेज ऑफ एसेट, आप एसेट परचेज कर लिए वो आइटम जो कि लास्ट करे मोर देन 1 ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया जिससे कोई कैपिटल जनरेट नहीं हो रहा वो आपने खर्च किया जैसे कि पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस वो आपने पे कर दिया। आइटम जो कि 1 साल से कम का ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गए। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल, इसके बारे में हम जानेंगे पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च ग्रीन एनर्जी open access portal to allow consumer load of 100 kilowatt or over to access green power from any renewable generating plant। किसने लॉन्च किया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल को। ये अलाउ करता है कंज्यूमर को जिनका लोड 100 किलोवाट या उससे अधिक का है वो एक्सेस कर सकता है ग्रीन पावर को किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग प्लांट से। वन नेशन वन ग्रिड जो है इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है उन्होंने रिलीज किया था रेगुलेशन को जो कि स्ट्रीमलाइन करता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को पावर ट्रांसमिशन के लिए, ना कि पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस हो एनर्जी का कंज्यूमर और सप्लायर के लिए। ये जो रेगुलेशन है ये मदद करता है ओपन एक्सेस और विड्रॉल पे इंटायर ट्रांसमिशन कॉरिडोर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया नेट जीरो प्लान। इंडिया का जो नेट जीरो प्लान है इसके बारे में हम जान ले। रिसेंटली इंडिया अनाउंस इट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टू ट्रांजिशन टू ए लो एमिशन पाथवे एट दी COP27। COP27 कहाँ हुआ ये कई बार आपको लोगों को बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज होना चाहिए। अभी हाल ही में इंडिया ने COP27 में अनाउंस किया है अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को ताकि वो ट्रांजिशन कर सके लो एमिशन पाथवे की ओर। तो इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। दिस स्टेप आर इन लाइन विद इंडियाज 5 डिकेड जर्नी टू नेट जीरो और बीइंग कार्बन न्यूट्रल बाय 2070, अ कमिटमेंट मेड बाय द पीएम ऑफ इंडिया एट COP26 ग्लासगो। ये जो स्टेप है वो इंडिया का 5 डिकेड जर्नी का है ताकि वो नेट जीरो अचीव कर सके, कार्बन न्यूट्रल हो सके। कब तक? 2020 तक, जो कि कमिटमेंट दिया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा COP26 के दौरान जो कि आपका ग्लासगो पे हुआ था। LTLS लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो है उसकी आवश्यकता पड़ रही थी 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के दौरान, जहां पे कंट्री को एक्सप्लेन करना था कि वो किस तरीके से अचीव करेंगे नियर टर्म एनडीसी टारगेट को और काम करेंगे ताकि अचीव किया जा सके नेट जीरो को 2050 तक। फिर इंडिया का जो LTLEDS है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इंडिया से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ट्रिपल करेगा इसके न्यूक्लियर पावर आउटपुट को नेक्स्ट डिकेड के अंदर, जो कि एक इंटरनेशनल हब होगा क्रिएट करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को और इंक्रीज करने के लिए क्वांटिटी को इथेनॉल का पेट्रोल पे। इंडिया जो है वो फोकस करेगा इंप्रूव करने के ऊपर एनर्जी इफिशियंसी को परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैट स्कीम के माध्यम से। जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, इनहेंस मटेरियल इफिशियंसी, रिसाइकलिंग और जो वेस्ट है ताकि रिड्यूस किया जा सके एमिशन को, ये सारे मदद करेंगे इस टॉपिक को अचीव करने में को, ताकि जो इंडिया का टारगेट है उसको अचीव किया जा सके इंडिया LTLED के अंतर्गत। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।